ब्लड प्रेशर की बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन कितने से बढ़ गया। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम 120/80 mm ऑफ Hg लिखते हैं, इसमें 120 होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे हमारी ब्लड वेसल में प्रेशर कितना है। और 80 का मतलब होता है डायस्टोलिक, मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे हमारे ब्लड वेसल में प्रेशर कितना है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ज्यादा हो गया, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120 और 80 से अगर बढ़ गया ब्लड प्रेशर, तो उसे बोला जाता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। मतलब 120 से 129 एंड 80 से कम, ये 120 और 80 से कम को नॉर्मल बोलेंगे, और एलिवेटेड बोलेंगे अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और 129 के बीच में है, लेकिन डायस्टोलिक 80 से कम ही है। और हाइपरटेंशन बोलने के लिए दो स्टेजेस हमने इसकी डिफाइन करी हुई हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। स्टेज 1 का मतलब होता है 130 से 139 के बीच में, और डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में। और स्टेज 2 का मतलब होता है 140 या फिर उससे ज्यादा, और डायस्टोलिक का मतलब होता है 90 या फिर उससे ज्यादा। अब अगर आप कोई पेशेंट देखेंगे जिसका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर है, मान लीजिए 150/100 है, तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। और इस सिचुएशन में आपको मेडिकेशन तो देनी ही देनी है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर एग्जाम्पल के तौर पे 132/82 है, तो इस सिचुएशन में आप मेडिसिन नहीं देंगे। मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को, मतलब जिनको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, बस तभी दी जाती है अगर इसको पहले कभी सीवीए हो चुका है, या इसको हार्ट डिसीज हो चुकी है, या कोई भी और जो हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो हो चुके हैं। तो इसमें मेडिकेशन प्लस माइनस लिख देते हैं, ये कभी देते हैं कभी नहीं देते। एलिवेटेड में कोई मेडिकेशन नहीं दी जाती, इसमें बस लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करी जाती हैं। इन दोनों में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करेंगे और करवाएंगे भी पेशेंट से। लेकिन एलिवेटेड में बस लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ये ठीक हो जाता है और कंट्रोल में रहता है। अच्छा, अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 या उससे ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या उससे ज्यादा हो जाए, तो उसे बोला जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसका इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल मेडिसिन से करना जरूरी है। ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी हम वापस आ जाते हैं हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन को बोला जाता है साइलेंट किलर। अब किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो वो जानलेवा रूप ले लेगी और किलर बन जाएगी। लेकिन हाइपरटेंशन को ही क्यों साइलेंट किलर बोला जाता है? क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहती है, स्पेशली जब ये इनिशियली हम इनिशियली किसी भी पेशेंट को डेवलप होता है तो इसका कोई सिम्टम नहीं आता। और सिम्टम अगर आता भी है तो काफ़ी लेट आता है, जो कि हो सकता है हेडेक, डिजीनेस यानी कि चक्कर सा आना, छाती में दर्द होना। कई पेशेंट्स आते हैं छाती में दर्द लेके, और हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस उनको हार्ट हॉस्पिटल में बनाई जाती है, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट आके चेस्ट पेन का असेसमेंट कर रहा होता है और हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस बनाता है। इसके अलावा फ्लशिंग ऑफ फेस, मतलब मुंह में हमेशा उसको फेस पे ऐसा लगेगा कि खूब ब्लड उसका इकट्ठा हो रहा है और लाल हो जाता है उसका मुंह। नाक से खून बह जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, एपिस्टैक्सिस। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर में आपको, हाई ब्लड प्रेशर में आपको देखने को मिलेंगे। अब एक सिचुएशन होती है जब कोई पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, वो ऑफिस में काम करता है या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, कोई यंग बच्चा है, तो वो स्ट्रेस में रहता है। वो बाहर जाता है तो ठेले पे सिगरेट पीता है, स्मोक करता है, साथ में वो चाय कॉफ़ी कुछ पीता है, कैफीन का इंटेक उसका बहुत ज़्यादा है। अब चाय कॉफ़ी पी के और सिगरेट पी के ये समोसा खाएगा, मतलब सॉल्ट वाला ऑयली खाना खाएगा, डिसलिपिडीमिया करेगा। रात में उसको अल्कोहल पीना है, और ये सब करते करते ये ओबीस हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ब्लड प्रेशर डेवलप करने के लिए। इन रीजन से अगर ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, या इसके अलावा किसी को एज फैक्टर है, मतलब ज़्यादा एज में ब्लड प्रेशर हो जाता है, एज एक फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर का। और दूसरा, अगर फैमिली में हिस्ट्री है, मतलब अगर किसी के फादर को ब्लड प्रेशर 60 में हुआ है, 70 में हुआ है, तो हो सकता है बच्चों को ब्लड प्रेशर 45, 50, 55 की एज में ही शुरू हो जाए।
अगर इनमें से किसी रीजन से ब्लड प्रेशर डेवलप होता है तो उसे बोला जाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर असेंशियल हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी और असेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे बीमारी के कॉन्सिक्वेंस से हाइपरटेंशन नहीं हुआ, हाइपरटेंशन खुद ही डेवलप हुआ है और इनमें से किसी एक रीजन से हाइपरटेंशन हुआ है। कोई बहुत ज्यादा टाइम तक ये खराब लाइफस्टाइल फॉलो करेगा तो उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे और एक 5-10 साल के बाद एक टाइम आएगा जब वो बीपी का मरीज बन जाएगा। तो पहला तो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि किसी और बीमारी की वजह से हो गया, तो इट कॉज्ड बाय कोई और डिसीज। ये डिसीज हो सकती है हार्ट की, किडनी की यानी कि कार्डियोवास्कुलर, रीनल या फिर एंडोक्राइन। कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, रीनल मतलब किडनी रिलेटेड, एड्रीनल ग्लैंड एक होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, इसकी डिसीजेस में हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्लैम्सिया। मतलब वैसे एक यंग फीमेल को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है और जैसी प्रेगनेंसी खत्म होती है कुछ टाइम बाद ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाता है। तो खाली प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है उसको एक्लैम्सिया बोला जाता है। और कुछ मेडिकेशंस होते हैं, स्पेशली जो स्टेरॉइड बेस्ड मेडिसिन होती हैं, उनमें जब वो खाते हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। अब ये तो हो गए सारे कॉज। अब इसका ट्रीटमेंट होता है अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमें पता है अगर हमने कॉज को ठीक कर दिया, यानी कि हार्ट डिसीज है उसको ठीक कर दिया, किडनी डिसीज है उसको ठीक कर दिया, एंडोक्राइन मतलब एड्रीनल ग्लैंड की डिसीज, प्रेगनेंसी खत्म हो गई और मेडिसिन जिससे बीपी बढ़ रहा है वो खानी बंद कर दी, तो अगर ठीक कर दिया हमने अंडरलाइन कॉज तो ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर देंगे। लेकिन ये जो असेंशियल हाइपरटेंशन होता है ये एक बार हो गया तो ये ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बोला जाता है कि 1 से 2 से 3 महीने तक आप लाइफस्टाइल चेंजेस पे फोकस करिए, यानी कि स्ट्रेस कम लीजिए, स्मोक करना छोड़ो, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीनी छोड़ दो, सॉल्ट लिमिटेड मात्रा में लो, ऑयली खाना छोड़ो, डिस्लिपिडीमिया ठीक करो, अल्कोहल बंद करो और ओबीस हो तो वेट रिडक्शन करो। अब किसी की एज तो ठीक करी नहीं जा सकती और ना किसी की फैमिली हिस्ट्री चेंज करी जा सकती है, तो इन दोनों पे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन फैक्टर्स के लिए कुछ किया जा सकता है, यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस, पहले ये सजेस्ट करे जाते हैं। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो फिर मेडिसिन दी जाती है। अब ये जो सॉल्ट की बात आई, ये सॉल्ट याद रखना बहुत जरूरी है कि सॉल्ट बहुत कम देंगे तो उसको हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगा, यानी कि सॉल्ट की कमी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा इसका। तो सॉल्ट का लिमिट बोला जाता है 2 ग्राम ऑफ सोडियम, जो कि एक टाइप से 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जो हमारे टेबल सॉल्ट होता है जो हम नमक खाते हैं जिसमें NaCl होता है, और ये जो सोडियम है ये खाली Na होता है। तो ये जो सोडियम है ये 2 ग्राम से ज़्यादा, या फिर सॉल्ट जो है ये 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सॉल्ट सबसे ज़्यादा इंडियन डाइट में होता है, एक तो चटनी में या फिर अचार में, इनमें सॉल्ट ज़्यादा डाला जाता है टेस्ट के लिए, या फिर जो नमकीन होता है, जो बाजार का नमकीन हो या घर का, उसमें सॉल्ट ज़्यादा डाला जाता है। तो ये 2 चीज़ें तो बंद करा देते हैं, अचार, नमकीन, और अगर चटनी है जो काफ़ी सॉल्टी और फ्लेवरफुल बनती है मसाले वाली, तो ये चीज़ें बंद कराते हैं। और जो दाल में या सब्जी में या फिर दूसरे खाने में, सांभर में या किसी भी चीज़ में अगर सॉल्ट डालना है तो उसको टेस्ट के लिए खाली डालेंगे। और एक आदमी जो नॉर्मल डाइट खा रहा है वो 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं खा सकता अपनी नॉर्मल डाइट में, कम भी नहीं खा सकता। अगर बहुत जीरो कर देंगे, देना बिल्कुल बंद कर देंगे पेशेंट को सॉल्ट, तो उसको सोडियम की कमी हो जाएगी।